कई बार लिखते समय हर बार आप कहानी नहीं लिख, कोई याद भूला हुआ, कोई अपना बहुत पहले छूटा हुआ कोई समय का टुकड़ा बार बार आकर स्मृति द्वारा की कुंडी खटखटाता है तो जी करता है कि बीता हुआ सारा समय फिर से वापस आ जाए। पूजा यदि उस रात मेरे सपने में ना आई होती तब संभव मैं उसके बारे में लिखने का कुछ सोचती भी नहीं। लेकिन वह आई और चुपचाप मेरे सामने बैठी रही। हल्दी लगी पीली हथेलियां, पीला चेहरा और प्रश्न पूछती। उसके मुख आंखें मौसी की साड़ी पहने हुए थी जिसमें जगह जगह हल्दी की लेप लगे हुए थे। टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, दीदी मेरे जाने के बाद कोई रोया था क्या? कच्ची हल्दी की गंध मेरी नाक में आई तो मैं हर बार कर हड़बड़ा कर उठी बैठी। वहां मेरे आसपास या कमरे में कोई नहीं था। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बजे थे। उठकर पानी पिया, फिर दोबारा नींद नहीं आई। मैं सोचती रही और सोचती ही रही। आखिर बार पूजा को देखा था तो ब्याह की हल्दी चढ़ रही थी। उसके कितना समय बीत गया, मन में यादों का एक बार गुब्बार सा उठ आया। कितनी बातें, कितनी यादें बचपन की थी। नानी के घर के बीच के कितने ही बरस जाने कहाँ खो गए नहीं पता। मन ननियार की डेहरी पर जा पहुंचा। पूजा और मैं नानी की साड़ी लपेटकर गुड़िया का ब्याह रचा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, गुड्डे खेल रहे हैं। नानी का गांव छोटा सा था। घर से लगा हुआ आमों का बगीचा था जिसमें हमारे आने पर झूले डाल दिए जाते थे। झूले के पीले और कच्ची आमिया का स्वाद आज भी नहीं भूलता। नानी के घर से लौटना दुख था। पूरे बरस की प्रतिष्ठा के बाद गर्मी की छुट्टियां आई थी। मैं अपने घर की अकेली थी। मौसेरे भाई बहनों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता था। मेरी मौसी की बेटी पूजा तो जैसे मेरी सखी ही थी। मैं उससे एक ही साल बड़ी थी। साल भर के खट्टे मीठे किस अपनी यादों की पोटली भर कर रखे रहते थे। हम दोनों ननियाल की छत पर सोते समय तारों को देखते हुए हम दोनों धीरे धीरे बतियाते थे। मैं अंग्रेजी मध्य से पढ़ने वाली, बड़े शहर में रहने वाली, मम्मी पापा की इकलौती दुलारी थी, जबकि पूजा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ी, छोटे शहर की। पूजा के स्वभाव से स्थिरता और गंभीरता समय से पहले ही आ गई थी। हम लोग जब भी गांव जाते, मम्मी मेरे पहनने उतारने के पुराने कपड़े, जूते, सैंडल की पोटली बांध कर ले जाती कि पूजा या उसकी बहनें पहन लेंगी। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक बार मौसी ने ही मना किया मम्मी को, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, किंतु जल्द ही मैं समझ गई थी कि पूजा कितनी स्वाभिमानी है। नानी का व्यवहार पापा के प्रति अलग रहता और मौसा जी के लिए अलग। यही स्थिति का कमोबेश मेरे और पूजा के प्रति रहती। धीरे धीरे मौसी नानी के घर अकेले ही आने लगी। इस अकेले आने के पीछे मौसी के बच्चों और मौसा जी के प्रति नानी की उपेक्षा थी, अथवा बच्चों के लिए टिकट के खर्चे या पढ़ाई का हर्जा। मैं नहीं समझ पाई। धीरे धीरे पढ़ाई आदि पढ़ने पर मेरा भी ननियाल जाना कम हो गया और एक दिन नानी के यहाँ न रहने पर ननियाल ही समाप्त हो गया। मेरा और पूजा का पत्र व्यवहार बराबर चलता रहा। हमारी और मौसी की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। नाना जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से ब्याह तो अपनी दोनों बेटियों को एक ही स्तर पर था, पर पापा ने नौकरी छोड़कर बिजनेस प्रारंभ किया तो वह चल निकला और हमारे परिवार पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। फिर मैं उनकी इकलौती बेटी ना चाहने पर भी इकलौती ही बनी रही, क्योंकि मेरा दूसरा भाई बहन यदि आता तो मम्मी की जान को खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ मौसा जी के घर बेटे के लोभ में 3 3 बेटियां हो गई थी।
तब जाकर साहिल महाशय प्रकट हुए। सीमित आमदनी और बड़े परिवार के कारण मौसा जी के घर की अर्थव्यवस्था हमेशा ही संकट में रहती थी। नानी के पश्चाताप के कारण पापा और मौसा जी में बहुत पहले से ही शीत युद्ध चलता चला आ रहा था, जिसका परिणाम था कि ना तो पापा कभी मौसा जी के घर जाते और ना ही मौसा जी कभी हमारे घर आते। हाँ, मम्मी और मौसी के अटूट प्रेम में कभी भी अंतर नहीं आया। जिस बरस मैंने MN किया, उस साल अनायासा ही मौसी की याद हो आई। कितना समय हो गया था मौसी से मिले हुए। उस बार मैं और मम्मी ट्रेन से जौनपुर मौसी के पास आ गए। मौसी तो हमें देखकर बावरी सी हो गई। प्रसन्न तो मौसा जी भी लगे, पर उनकी प्रसन्नता के पीछे छिपी चिंता की लकीरों को मैंने स्पष्ट भाप लिया। पूजा, सिमरन, नीतू और साहिल सभी बड़े हो गए थे। सयानी बिटिया के पिता को कितनी चिंता सताती है, इसका अनुभव शायद उस समय उतनी गहराई से मैं महसूस नहीं कर पाई थी। अगले दिन सुबह चाय पीते समय मौसा जी ने पूछ ही लिया, बिटिया अब MA के बाद क्या करना है, सोचा है कुछ? स्पष्ट था कि उनका इरादा घुमा फिरा कर मेरे ब्याह के विषय में पूछने का था। अभी तक मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा प्रारंभ नहीं हुई थी, सो मैं चट से बोल पड़ी, अभी तो रिसर्च करनी है मौसा जी, साथ ही प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करती रहूंगी। शायद भाग्य साथ दे जाए, अन्यथा PhD पूरी कर नाम के आगे डॉक्टर तो लगा ही लूंगी। उर्मिला, तुम्हारी तो एक ही बेटी है, सो MA कराओ, MA कराओ या PhD, ब्याह तो जब चाहे निपटा कर गंगा नहा लोगी। हमसे पूछो, 3-3 छाती पर सवार खूने पीने बैठी हैं। साहिल जब तक बड़ा होगा हम तो कंगाल हो चुके होंगे। मौसी ने एक ठंडी सांस लेकर अपने उद्गार व्यक्त कर दिए गए थे। मैंने देखा गुसलखाने से नहाकर निकलती पूजा के चेहरे पर उदासी की एक लहर आकर चली गई। उसने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं। गुस्सा तो बहुत आया जी, मैं आया कह दूं कि पैदा भी तो तुम्ही ने किया था। मौसी तो अब कोस काहे रही हो, किंतु उस समय ये सब कहने की उम्र नहीं थी मेरी। हाँ, मम्मी ने बात संभाल ली। गई माँ, ऐसा नहीं कहते, बेटियां भी अपना भाग लेकर आती हैं। हीरे की कनी सी हैं तेरी बेटियां, देखना चटपट निपट जाएंगी, पता नहीं चलेगा। तभी मौसी एवं मौसा जी ने बताया कि वे लोग पूजा के लिए, ब्याह के लिए कितने चिंतित हैं। हर बार बात दहेज और लेन देन पर आकर अटक जाती थी। पूजा मौसी की दुलारी तो कभी ना थी, कैसे होती, पीठ पीछे भाई लाने के बजाय 2-2 बहनें लाई थी। बचपन में नानी के घर में पूजा के प्रति उनके अपशब्दों को सुनकर मैं दुखी हो जाती थी। ना समझी की उम्र थी, पर आज समझ आता है कि आम मध्यवर्गीय परिवारों में हमेशा से ही बेटियों की उपेक्षा होती है। लेकिन वही मौसी मुझसे कैसे इतना दुलार करती थी, ये बात भी उस समय मेरी समझ से परे थी। बचपन में मैं देखती थी कि उस नन्ही सी उम्र में भी पूजा बेहतर गंभीर और समझदार हो चुकी थी। जिस समय मैं अपने हर काम के लिए मम्मी को पुकारती, पूजा अपने छोटे भाई बहनों को संभालती थी, उन्हें समेट कर रखती थी। मौसी और नानी के कितने ही काम काज बिना कहे ही कर लेती थी। यहाँ तक कि 12 बरस की उम्र में वह बिना भिनके अपने 1.5 बरस के छोटे भाई को पोटी भी साफ कर देती थी, जबकि मौसी नानी और मम्मी के साथ गप्पे मारा करती थी।
उस दिन मौसा जी ने बताया कि बड़ी मुश्किल से बात यहाँ तक पहुँची है। लड़के वालों ने कहा, सब ठीक है, आपके बजट में हम संतुष्ट हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से आप जो देना चाहते हैं लिस्ट बनाकर हमें दे दें, कम बेसी पूरी होती रहेगी। मौसी मौसा जी कुछ असमंज में थे, लेकिन मम्मी ने कहा, इस रिश्ते को हाथ से ना जाने दो। गरिमा, हो सकता है पूजा की फोटो देखकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। मम्मी भी संतुष्ट थी कि उनके सामने ही पूजा का ब्याह तय हो गया। सच में दोनों बहनों की आर्थिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन प्यार निस्वार्थ था। मम्मी के अचानक आ जाने से मौसी को संतुलन ही मिला था। पूजा का होने वाला पति सरकारी नौकरी में था। मौसा जी संतुष्ट थे। उनके अनुसार नौकर चाकर, रुपया पैसा रुतबा सब होगा, तब पूजा ही राज करेगी। इस दौरान में पूजा की जड़ता भाग चुकी थी, अनमनी सी थी। वह कोई उमंग, कोई रौनक उसके चेहरे पर ना थी। रहा नहीं गया मुझसे। एकांत पाते ही मैंने उसे घेर लिया। पूजा, मुझे नहीं बताओगी कि तुम क्यों इतनी उदास हो? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वह आंखें चुराते हुए बोल पड़ी, लेकिन मैं समझ गई कि उसकी आंखें उसके बोलों की चुगली कर रही है। मैंने भी सब्र किया कि आज नहीं तो कल पूजा कुछ तो बताएगी। उधर मौसी मम्मी को दहेज के सामान की लिस्ट दिखा रही थी, तो सब मौसी के बजट में ही था। थोड़ी कम बेसी की बहुत गुंजाइश रखी गई थी। मौसी की गृहस्थी में बड़ी जोड़ तोड़ थी। 4 बच्चों के परिवार में हर महीने बचत की गुंजाइश ना के बराबर रहती थी, लेकिन मौसा जी से छिपाकर कुछ मदद का आश्वासन मम्मी ने दिया और कुछ मौसी के इटावली ननद ने। थोड़ा बहुत मौसी मौसा जी ने जोड़ा हुआ था, तो लगा पूजा पार हो जाएगी। हम लोग मौसी के घर से वापस लौट आए थे। पूजा के ब्याह का उल्लास मुझे भी था। 3 महीने बाद ही शादी की तारीख पक्की हुई थी। मैंने भी हर रस्म के लिए नए कपड़े बनवा लिए थे। ब्याह में कुछ ही दिन शेष थे कि अचानक मौसी का अर्जेंट कॉल आया। उर्मिला, फौरन आ जाओ, ब्याह की खास चर्चा करनी है। बस अगली गाड़ी से हम लोग जौनपुर के लिए चल दिए। यहाँ आकर पता चला कि अचानक ही वर के पिता का पत्र आ गया है। उन्होंने बड़े स्नेह से लिखा था, आपके बजट से मैं संतुष्ट हूँ, किंतु बेटे ने अपने मुंह से ही 2-3 छिटपुट चीजों के लिए कहा है, उनको भी शामिल कर लीजिए तो उसका मन रह जाएगा। बड़ी आम चीजें हैं। फिर सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है आपने, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे सोचना तो पड़ेगा। पत्र पढ़कर सबने सिर पकड़ लिया। वे छोटी मोटी चीजें थी, एक मारुति कार, एक फ्रिज और 2 तोले की चैन। ये मांगे मौसी के परिवार पर बिजली की तरह गिरी। 3 लाख रुपए का बजट गड़बड़ा गया था। असल में पिछले दिनों मौसा जी ने बैंक से लोन लेकर मारुति कार खरीदी थी। हर महीने घर से दफ्तर आने जाने का काफी समय और किराया लगता था। फिर इतने बरस की नौकरी में उनके साथ के सभी लोग ने कार ले रखी थी। कार लेने के बाद सिमरन और नीतू साहिल को भी वे दफ्तर जाते समय स्कूल छोड़ते जाते थे। सोचा था धीरे धीरे बैंक की उधारी चुका देंगे, किंतु उन्होंने ये ना सोचा था कि उनकी कार देखकर लड़के वालों की लार लपट पड़ेगी। मम्मी ने मौसी को चोरी छिपे जो भी दिया था वह तो छिपा ही रहा। प्रत्यक्ष में उन्होंने मौसा जी को उधार स्वरूप कुछ पैसा देने का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनके वसूलों को ये गवारा नहीं था। फिर पापा के सम्मुख ने नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। मौसा जी तथा मम्मी दिन भर जोड़ तोड़ में लगे रहे। हार कर मौसा जी ने मौसी से उनके ब्याह का गोल्ड हार सेट निकलाने
की बात कही। उसे बेचकर चैन और फ्रिज तो आ ही जाता। मौसी का चेहरा उतर गया। उनका स्त्री धन आड़े वक्त के लिए था, पर वह इतनी जल्दी आ जाएगा उन्होंने सोचा ना था। वे तनाव में आ गई। तभी मम्मी ने उन्हें उभार लिया। गरिमा, फ्रिज मेरी तरफ से रहेगा पूजा के लिए, तू बाकी देख। मौसी के इटावा वाली ननद ने चैन के लिए हामी भर दी। सबकी यही कामना थी। पूजा का दहेज भले ही कुछ अधिक हो जाए, लेकिन वह सुखी रहे। मौसा जी मारुति के लिए बड़े ही असमंज में थे। एक मन कहता था कि कार के लिए लड़के वालों से क्षमा मांग ले। दूसरा मन कह रहा था कि कार के पीछे कहीं बिटिया का रिश्ता ना टूट जाए। पूजा सबसे बड़ी हुई थी। मौसा जी की देखभाल का जिम्मा उसी ने ले लिया था। सुबह चाय देना, दफ्तर के लिए टिफिन तैयार करना, रात को उनके सिर में तेल लगाना, मानो वह मौसा जी का ही माँ बन गई थी। उनकी ममता बिटिया पर अधिक थी। वे पूजा को देखते ही तो समाज के नियमों को कोसते। पूजा मेधावी थी। अगर उसकी जगह बेटा होता तो क्या वे उसे अफसर ना बनाते? वे सुनते रहते लेकिन प्रकट में कुछ नहीं कहते। पूजा के लिए उन्हें अपनी मारुति का बलिदान देना ही पड़ेगा। जतन से रखी कार 6 महीने बाद भी नईकोर नहीं लगती थी। हार कर निर्णय लिया गया कि पूजा के दहेज में मौसा जी की मारुति दे दी जाएगी। पूजा के ब्याह के कारण मौसी के घर में भयंकर तनाव और मुद्रा संकट था। एक शाम छत पर सूनी आंखों से आकाश देखती पूजा को मैंने आड़े हाथों लिया। क्या बात है पूजा, तेरे मन में कोई और है तो बता दे। जिंदगी भर रोने से अच्छा है इस ब्याह से इनकार कर दे। पूजा पहले कुछ देर टुकुर टुकुर देखती रही, फिर भड़बड़ा कर रो पड़ी। मैं ब्याह नहीं करना चाहती दीदी, अभी और पढ़ना है। मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पिताजी का सहारा बनना चाहती हूँ। ब्याह की तारीख इम्तिहान से पहले पड़ रही है। फाइनल दे भी पाऊंगी या नहीं पता नहीं। सब ससुराल वालों पर निर्भर है। कैसे कह दूं कि नहीं करना ब्याह? मेरे पीछे 3 भाई बहन और भी तो हैं। यह कैसी शादी है दीदी? मेरे मन में उस अनदेखे अनजाने व्यक्ति के लिए कोई भावना नहीं जागती। माँ पापा का उतरा चेहरा देखती हूँ तो अपने बेटी होने पर शर्म आती है। मेरे ब्याह की फिक्र में उनका खाना पीना छूट गया है। माँ के जेवर बिकने की नौबत आ गई है। पापा की मारुति मेरे दहेज की बलि चढ़ गई। कैसा ब्याह है ये जिसमें लुटेरों का सत्कार होता है। इस लूट में मैं भी तो शामिल हूँ। इस लूट का अंत नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आज होली, फिर करवा, फिर दिवाली, लूट का सिलसिला चलता ही रहेगा। वह रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, अगर मैं लड़का होती तो ये सब ना होता। दीदी पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहती थी। मैं, आपको पता है, MA प्रीवियस में टॉप किया था मैंने, लेकिन लड़कियों की नियति है कि ब्याह की उनके जीवन का अंतिम सत्य है। मैं भी सबकी तरह रोती पीटती नाक सिकोड़ती ससुराल चली जाऊंगी। फिर ऐसे ही 2-3 बच्चों और उनके पिता के साथ मेरा जीवन भी कट ही जाएगा। वह सिसक रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने सहपाठी विजय को पसंद करती हूँ तो कोई सुनेगा क्या मेरी? विजय अभी बेरोजगार है, उसके साथ मेरा क्या भविष्य होगा? उस दरिंद युवक का प्यार इतना मजबूत नहीं कि इन कमजोर रीति रिवाजों से टक्कर ले सके। सो इस रिश्ते का तो बस अंत ही भला। ब्याह के हवन कुंड में अपने सपनों की आहुति देकर मुझे उन लुटेरों के घर वधू वेश में जाना ही होगा। मैं स्तब्ध उसका चेहरा देख रही थी। वह कितना तनाव झेल रही थी। उधर मम्मी और मौसी की मंत्रालय, मौसा जी का हकबकाए सा घूमना, बैंक, कभी अनाज मंडी, तो कभी सुनार के यहाँ, तो कभी
तंबू कनात वालों के पास। कैसा ब्याह था यह, सबके चेहरों पर तनाव। एक भंवर था जिसके लपेटे में पूरा परिवार आ गया था। ब्याह की तिथि आते आते काफी व्यंजन का इंतजाम हो चुका था। मौसी के घर रिश्तेदारों की भीड़ पड़ी थी। आगमन में सामियाना लग गया। हलवाई ने चूल्हे का विधिवत पूजन कर कढ़ाई चढ़ा दी थी। ढोलक पूज कर उस पर बन्ना बंदी गाए जाने लगे। घर का आगमन पकवान बयाने का सुगंध भी महक रहा था। जिस दिन शाम को हल्दी चढ़नी थी उसी दिन पूजा मुझे लेकर यूनिवर्सिटी चल दी। बहाना बनाया कि इम्तिहान का फॉर्म भरने हैं। क्या पता पूजा को इम्तिहान देने की अनुमति मिल ही जाए ससुराल से। ताई जी ने व्यंग भी किया, किशोर कॉलेज जाना बंद करो अब इसका, ससुराल वालों का चूल्हा देखना है इसको अब। उनका कंकड़ स्वर सुनकर भी अनसुना कर दिया हमने। विजय को उस दिन पहली बार देखा था मैंने। अगर वह पूजा के पसंद था तो मुझे गर्व हुआ था। मेरी उपस्थिति में ही पूजा विजय के गले लग गई। मेरे गाल कुंवारी अनुभूति से रक्तभर हो गए। मैं वहां से चलने हुई तो पूजा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। शाम के 4 बजे थे। वह हल्की सर्दियों के दिन थे। धुंधला कुछ जल्दी होने लगा था। यूनिवर्सिटी में सन्नाटा हो चुका था। विजय के चेहरे पर एक उदासी ठहर गई थी। खादी का कुर्ता पैजामा पहनने वह युवक मुझे बेहतर ज़हीन लगा था। यदि अनुकूल परिस्थितियां, धन और समय मिलता तो निश्चित ही उसका भविष्य उज्जवल हो सकता था। कुछ देर बाद पूजा बोली, चलती हूँ विजय। डबडबाती आंखों से वह विजय को देख रही थी। उस सुनी शाम को हम तीनों ही यूनिवर्सिटी कैंपस से एक साथ बाहर निकले। रिक्शे पर मैं और पूजा बैठे तो पूजा ने एक बार फिर विजय का हाथ कसकर थाम लिया। संभव अपने अधूरे प्रणय का अंतिम स्पर्श भीतर तक महसूस कर लेना चाहती थी, लेकिन विजय बड़े ही पक्के मन वाला निकला। उस फक्कड़ युवक ने अपना हाथ छुड़ाकर एक बार पूजा का सिर थपथपाया और मात्र इतना कहा, अलविदा पूजा। उसके बाद वह पलट कर चल दिया। मुंह मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। क्या पता उसकी आंखें भी आंसुओं से भर आई हो जिन्हें वह छुपाना चाह रहा होगा। रिक्शा चल पड़ा। पूजा नम आंखों से दूर तक अपने छूटे हुए प्यार को जाते देख रही थी। मुझे भय था कहीं हिचकियों से साथ यह चीख कर रोना न प्रारंभ कर दे। उसका हाथ मेरे हाथ में था और सर्दियों के मौसम में भी तप सा रहा था। पूजा ने अपनी रुलाई रोक रखी थी। घर पहुंचते तो हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू हो रही थी। पूजा चुपचाप भीतर गई और मौसी की पुरानी साड़ी लपेटकर पीढ़े पर आकर बैठ गई। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी एक भयंकर तूफान को पार करके वह यहाँ आई है। रिश्ते की चाचा मामी भाभीियों ने विवाह गीत गाने प्रारंभ कर दिए। गीतों की सुर ताल पर पूजा के माथे, कंधे, बाह, घुटनों और पैरों पर धीरे धीरे हल्दी के थापे लगने प्रारंभ हो गए। फिर देखते ही देखते उसकी पूरी की पूरी काया हल्दी से पीली हो गई। न्यौछावर उतारी गई। फिर पूजा को कोहबर में बैठा दिया गया। मैं उसके साथ ही थी। कुछ ही देर बाद पूजा को ठंड लगने लगी। इतनी ठंड कि उसके दांत बजने लगे। मैंने मौसी को बुलाया। स्वेटर, शॉल, कंबल, रजाई सब उड़ा दिए गए पूजा को, पर उसकी कपकपी बंद नहीं हुई। धीरे धीरे बुखार चढ़ आया। शरीर तपने लगा। आंखें लाल होकर कपाल पर चढ़ गई। थर्मामीटर लगाया गया तो 202 डिग्री बुखार निकला। जो दवा बुखार उतारने की घर में उपलब्ध थी पूजा को दी गई। लाही लौंग से नजर भी उतारी गई।
पर पूजा बेसुधा ही पड़ी रही। रात गहरी हो रही थी और पूजा का बुखार भी हार कर मौसा जी रात के 11:30 बजे पड़ोस के निर्मल साहब के घर पहुँचे कि उनके घर से डॉक्टर सिन्हा को फ़ोन करके बुलाकर लिया जाए। फीस जो भी होगी भुगत ली जाएगी। लेकिन डॉक्टर सिन्हा ने फ़ोन पर टका सा जवाब दे दिया कि इतनी रात गए उनका मरीज के घर आना संभव नहीं है, कोई और रास्ता ना था। अब क्योंकि हल्दी के बाद पूजा को हॉस्पिटल ले जाना के पक्ष में दीदी नहीं थी, मौसा जी वापस आ गए। पूजा शांत थी, शायद सो गई थी। माथा अभी भी गर्म तवे से तप रहा था। किसी तरह रात कटी। सुबह सुबह कई दिनों से छुपी मारुति को चलाकर मौसा जी डॉक्टर सिन्हा को लेने गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर सिन्हा बड़े असहसानों से हमारे साथ आने को तैयार हुए। हम लोग उन्हें लेकर कोहबर में पहुँचे। पूजा करवट लिए सो रही थी। ओढ़ी गई रजाई का सफ़ेद कवर ऊपर से पीला पड़ गया था। डॉक्टर सिन्हा पूजा की नस देखी और पट्ट से हाथ छोड़ दिया। उसका सब कुछ तो समाप्त हो गया सर, पर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। रात के किसी समय बुखार काफ़ी तेज हो गया, तभी ऐसा हुआ। बिटिया तो गई आपकी। डॉक्टर सिन्हा ने पूजा का मुंह ढक दिया। मेरी होम विजिट की फीस? हाँ, फीस तो देनी ही थी और उन्हें घर छोड़कर भी आना था। यह मौसा जी की व्यवस्था थी। इधर घर में रोना पीटना मच गया। अनायास मौसी का जोर जोर से रोना धोना मेरे कानों में पड़ा। मेरी लाडो कहाँ चली गई रे? अभी तो उसका ब्याह होना था, कन्यादान होना था। भगवान, उसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्या सच में मौसी को पूजा के चले जाने का दुख था? ब्याह में आए रिश्तेदारों का मन मायूस हो गया था। जो घर कल तक ब्याह के गीतों से गूंज रहा था, आज वह मरघट जैसा सन्नाटा छाया था। पूजा की अंतिम विदाई के लिए मौसी ने भावुक होकर उसके ब्याह का जोड़ा निकाला, पर दादी ने डपट दिया, रखी रह इसको, साल 2 साल में दूसरी का नंबर आएगा, तब तक काम आएगा। जोड़ा कुंवारी लड़कियों का। पूजा जोड़े में थोड़ी न विदा होती। मौसी ने घबरा कर ब्याह का जोड़ा अलमारी में रख दिया। जिस दिन ब्याह होना था उस दिन अर्थी उठ रही थी। मैं देख रही थी विजय भी आया था। उसे कोई नहीं जानता था। भीड़ में अकेला खड़ा था। वह खोया उदास, आंखें लाल, मानो वही पूजा की मृत्यु का उत्तरदायी हो। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, किंतु वह भीड़ में ही कहीं गुम हो गया। पूजा की विदाई हो चुकी थी। मौसी अब शांत स्थिर भाव से सबको विदा कर रही थी। जाने वाले में अंतिम मेहमानों में मैं और मम्मी रह गए थे। जाने की अंतिम रात मौसी, मम्मी और मैं एक कमरे में सोए थे। मेरी नींद कुछ कच्ची और कुछ पक्की हो रही थी जब मैंने मौसी को कहते सुना, अच्छा हुआ उर्मिला, पूजा चली गई, एक बोझ कम हुआ। ब्याह कर चली जाती तो लड़के वाले को दहेज भरते भरते हमारी कमर ही टूट जाती। इनकी मारुति बच गई, शौक से चलाएंगे। पूजा का दहेज दूसरी बेटी के काम आ जाएगा। सच कहूँ उर्मिला, पूजा के जाने का बाद पता नहीं कैसी तसल्ली महसूस हो रही है। कोख में 9 महीने रख कर पैदा किया है उसे, दिल में कहीं न कहीं दर्द है। मैं रोना चाह रही हूँ, पर इनके चेहरे का सुकून मुझे राहत दे रहा है। रोने और सोने की यह कैसी लड़ाई है उर्मिला, मैं समझ नहीं पा रही। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मौसी और मम्मी ऐसे बैठी थी मानो सामान्य तौर पर कोई गंभीरता बात हो रही हो। मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गई। मौसा जी के कमरे का द्वार खुला था और उनके खर्राटे गूंज रहे थे। पूजा अब नहीं रही, वह लौट कर आएगी भी नहीं। धीरे धीरे सब उसे भूल गए। मैं भी तो उसे भूल ही गई न। लेकिन मुझे याद है, पूजा के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां छोटी बहन ने संभाल ली थी।
मौसी मौसा जी के चेहरे पर दुख की कोई रेखा नहीं थी। पूजा की दादी तो अंदर ही अंदर खुश लगने लगी थी। मुझे सब कुछ विचित्र लग रहा था। 21 साल भरोसा तब तक जुड़ी पूजा का जाना किसी को क्यों नहीं अखरा था। तभी जब अचानक इतने वर्षों बाद सपने में वह मुझसे मिलने आई और अपना प्रश्न पूछा, क्या मेरे जाने के बाद कोई रोया था दीदी? तो मैं निरुक्त थी। वह फिर आई तो उसे क्या उत्तर दूंगी, नहीं जानती। बिटिया बोझ होती हैं जिसके जाने से सब हल्का महसूस करते हैं। बरसों बरस पुराना कटुट सच उससे कैसे कह पाऊंगी। तो यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।